हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट इंजीनियर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि महा ट्रांसको की एएन की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। 3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया था, तो मैं आज उसी के बारे में आप लोगों से बात करने आई हूँ। जो नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें अपन लोग देखने वाले हैं कि जो इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, ओके, और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, एज क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी रहने वाली है, ओके, यानी क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी है। तीसरा कि अपन लोग इसका जो एग्जाम होने वाला है वो कितने पार्ट्स में होगा, क्या इसका एक ही पेपर है या 2 पेपर हैं, और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। आज अपन इस वीडियो में हर तरह की जो बात है, जो आपके इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आई होप कि मैं आपके कवर कर पाऊं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। ये रहा आपका नोटिफिकेशन, देख लीजिए। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेटेड लिमिटेड, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ठीक है, इन्होंने जो है वैकेंसी निकाली है और ये खुशखबरी है सिविल इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, और सिविल इंजीनियर्स में भी डायरेक्ट पोस्ट किसकी मिल रही है, ईएन की पोस्ट मिल रही है। देखिए, मैंने जब इस नोटिफिकेशन को पढ़ा तो मुझे ये पता लगा कि जो है आपके सिविल में एएन की पोस्ट आपको सिर्फ एक एग्जाम दे करके ही मिल रही है ना। बाकी स्टेट में क्या होता है, एएन के 2 एग्जाम होते हैं। फर्स्ट प्री होता है, मेंस होता है, देन उसके बाद में उसका इंटरव्यू होता है, तब जाकर के जो है वो एएन की पोस्ट मिल पाती है। आप अगर इसमें सैलरी देखेंगे तो 1,07,000 तो सैलरी है इसकी, जिसमें सारे अलग से अलाउंस वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, देखिए ये है पोस्ट वैकेंसी रिजर्वेशन। ओके, ये आपका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, ओके, ये कैटेगरी वाइज आपको जो है वैकेंसी जो है वो डिवाइड कर रखी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड कर दिया, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 14 है, ठीक है, ओबीसी की 8 वैकेंसी है, एससी की 20 है, एसटी की 7 है, और जनरल की यहाँ पे आपको 36 वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो टोटल कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, 134 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी रहेगी। इन 134 पे अपन लोगों को जो है वो फाइट करनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। जो वैकेंसी का नाम रहेगा वो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वो आपसे इसमें बीटेक मांगा है, और वो भी सिविल से। ठीक है, डिग्री वाले जो हैं वो ये जो फॉर्म है ये फिल कर सकते हैं। वर्क की एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्रेशर जिन्होंने डिग्री कंप्लीट हो गई है जिनकी, वो जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छा, एक ये वाला पॉइंट है नोट करने वाला। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, द कैंडिडेट हैव टू एक्वायर अबव क्वालिफिकेशन, यानी जो ऊपर की जो क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी डेट से पहले तक की, या तो ऑन और बिफोर, ठीक है, या तो 3/4/2025 तक उसकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो गई हो, या उससे पहले की हो रखी हो। अगर कोई भी कैंडिडेट इस तरह का निकला जिसकी जो क्वालिफिकेशन है इसके बाद की हुई, ठीक है, तो उसकी जो अगर उसने कोई कट ऑफ वगैरह क्लियर कर ली और उसका एग्जाम क्लियर हो गया तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। He will not be considered as eligible for post selection। ठीक है, ये पॉइंट आप देख लीजिएगा। जो परसुइंग जो बच्चे अभी क्या फाइनल ईयर में हैं, अगर वो ये सोच रहे होंगे हम लोग जो है ये वाला फॉर्म भर देते हैं इस वाले एग्जाम को, ठीक है, आपको देना है तो आप दे सकते हैं एग्जाम। अगर आपको ऐसा है कि नहीं एग्जाम तो एक बार देकर देख लेते हैं, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन जो है कि आपके लिए जो एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि आपको जो है वो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपकी जो डिग्री पास, जिस डिग्री में पास जो लिखा वाला जो ईयर रहेगा, जो डेट रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए 3/4/2025 या उससे पहले की। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। एज लिमिट क्या है, देखो एज लिमिट जो है आपकी 38 ईयर्स। आप मैक्सिमम अगर आप 38 ईयर्स के हैं
तो आप जो है ये फॉर्म भर सकते हो, आप एलिजिबल हो इसके लिए। लेकिन जो कैटेगरी, अगर कोई 38 ईयर से ऊपर जिनकी एज है, तो जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है सिर्फ उन लोगों के लिए जो है वो, ये देखिए, SEBC, EWS, ऑर्फन्स कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर रिजर्व्ड वैकेंसी इज रिलैक्सेबल अप टू 43 ईयर्स। ठीक है, 43 साल तक जो है इस कैंडिडेट के लोग जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। द अपर एज लिमिट पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 45 ईयर की उनको जो है एज रिलैक्सेशन दे रखा है। देन यहाँ पे द अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट, जिनका पास स्पोर्ट्स कोटा है, ठीक है, उनको रिलैक्स मिलेगा, रिलैक्सेबल मिलेगा बाई ईयर, बट शुड नॉट बी मोर देन 43 ईयर्स। 43 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो उनकी कैटेगरी है, उस जो उनकी एज है एट ए प्रेजेंट, जो वो स्पोर्ट्स कोटा से अगर वो भर रहे हैं फॉर्म, तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन 43 साल से ऊपर तो फिर भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं, क्या बोल रहा है ये, डेट ऑफ बर्थ एज पर, चलो ये तो ठीक है, अपन लोग पढ़ चुके हैं। ओके ओके, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपोनेंट, अच्छा ठीक है, अगर आपने कैटेगरी लगाई है, ठीक है, पहली बात तो अगर आपने कैटेगरी लगाई है ना कि मैं भैया ST से हूं या मैं SC से हूं या मैं OBC से हूं, तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी इसमें मांगा गया है, फॉर्म में आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, यानी कि आपके जो सारे जो पॉइंट्स हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, एक बार ये ढंग से देख लीजिएगा, EWS का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास, ये सारे जितने जो भी आप जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपके पास उस कैटेगरी का जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो आपसे अटैच करवाया जाएगा, पीडीएफ रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये देख लीजिए अच्छे से। ओके, मेथोडोलॉजी ऑफ सिलेक्शन, इसका क्या मतलब बनता है, आपको सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, है ना। सिलेक्शन प्रोसीजर शेल कॉम्प्राइज ऑफ रिटन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट ओनली, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा आपका, और ये टेस्ट एक ही होगा, यानी CBT लिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, समझते हैं आप, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, एक टेस्ट होगा। नेक्स्ट अगर अपन चले, ये देख लीजिए, जो टेस्ट रहने वाला है उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या रहने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेंगे, और उन क्वेश्चंस के मार्क्स कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे। ठीक है, उस बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं, टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब कि आप जब सिविल ब्रांच से हैं तो सिविल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे आपके जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहने वाले हैं और 110 मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है, जनरल, ये आ गया टेस्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड में टेस्ट ऑफ रीजनिंग आ गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया, टेस्ट ऑफ मराठी लैंग्वेज, यानी मराठी लैंग्वेज का भी आपका टेस्ट होगा, जो आपने लैंग्वेज रखी होगी उसका भी टेस्ट रहेगा। ओके, तो 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 20 एप्टीट्यूड के आएंगे और 20 आपके लैंग्वेज के आएंगे। और जो नंबर ऑफ मार्क्स है जो है रीजनिंग के 20 मार्क्स रहेंगे, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स रहेंगे और मराठी लैंग्वेज के 10 मार्क्स रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव, ये जो जनरल एप्टीट्यूड है 80 मार्क्स, 80 नंबर का 80 की नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं और 40 जो है इसके मार्क्स रहेंगे। तो टोटल जो है 130 तो आपके क्वेश्चन है और 150 आपके मार्क्स रहेंगे। ठीक है, और 120 मिनट का जो है आपका ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है, 130 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 150 नंबर रहने वाले हैं इसके अंदर, और ये एक ही पेपर रहेगा। ये सिलेक्शन प्रोसीजर है इनका, यानी ये वाला एक पेपर दिलवाएंगे तुमसे, ठीक है, और उसके बाद में जो है आपकी कट ऑफ आएगी, मार्क्स आएंगे, रिजल्ट आएगा और आपका सिलेक्शन। हाँ, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो खैर सभी जगह होता है, हर एक पोस्ट पे होता है, हर एक एग्जाम में होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों,
ये जो सेंटर है, आप सेंटर देख लीजिए, इन सेंटर्स पे जो है वो ऑनलाइन टेस्ट आपके करवाए जाएंगे। इन सेंटर पे ही आपका, आप सेंटर जो भरेंगे वो अकॉर्डिंगली भरिएगा। सेंटर प्रीफरेंस जब आपसे मांगी जाए तो आप अकॉर्डिंगली भर लीजिएगा। आपके घर के नियर बाई जो भी सेंटर रहेगा आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपको जो है इन जगह पे जो है वो ऑनलाइन सेंटर आपके एग्जाम के लिए सेंटर्स ये वाले रहने वाले हैं। अब बहुत अच्छा है कि इसमें ये चीज भी बताई गई है, ठीक है। फिर फीस कितनी लगने वाली है फॉर्म की? जो जनरल वाले हैं उनकी 700 लगने वाली है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के एग्जाम जो फॉर्म रहेंगे उसका 700 रुपए जो लगेगा वो जनरल वालों का लगेगा, और 350 रुपीज रहने वाला है ओबीसी कैंडिडेट्स या ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, जो भी जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी 350 रुपीज जो है वो कॉस्ट प्राइस रहने वाली है। फॉर्म की जो फीस है वो 350 रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। ये लिंक है यहाँ पे, वेबसाइट सेपरेटली एज सुन एज द यूआरएल अवेलेबल फॉर द सेम, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर अपियरिंग फॉर ऑनलाइन रिटन टेस्ट, है ना। यानी जब आप वहां पहुंचोगे तो ये इंस्ट्रक्शन है कुछ कि आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। जब आप वहां पे एग्जाम देने जाओगे तो उस टाइम पे आपको कॉल लेटर की हार्ड कॉपी होना चाहिए, कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक है, और ओरिजिनल जो है वो आईडी प्रूफ आपके पास उस टाइम पे होना चाहिए। ओके, देखो फीमेल कैंडिडेट के लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आपके पास आईडी क्या रहना चाहिए वो यहाँ पे दे रखा है ना। ओके, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या अलग से जो आपके जो नॉर्म्स वगैरह हैं वो यहाँ पे पढ़कर जाना, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से दे रखा है। ओके, तो ये जो है डूज एंड डोंट्स, और जो भी आपके पास जो चीजें रहनी चाहिए एग्जामिनेशन, जब एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे हॉल के जब आप आगे जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर पे तो आपको किसके थ्रू जो है वो एंट्री मिलेगी और क्या क्या चीजें जो है जरूरी है ले जानी, तो वो सारा जो है इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, टेंटेटिव डेट कब की है इस एग्जाम की? मई या जून बताया गया है। मई या जून में जो टेंटेटिव डेट दे रखी है कि इसमें जो है मई या जून में आपको एग्जाम करवा दिया जाएगा। तो बच्चों अभी बहुत कम टाइम बचा है आप लोगों के पास में, ठीक है। तो अब जो है इंतजार करने का टाइम चला गया है और अपन लोग क्या है कि बैठे नहीं रहेंगे। अब अपने जो फटाफट से देखो, इनकी वैकेंसी आई 3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है और मई जून का जो है आपको टाइम दे रखा है। अभी भी अपने पास में पूरा मार्च रखा है। अभी मार्च आज 7 तारीख हुई है, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया। अगर जून में एग्जाम होता है तो अपने पास पूरे 3 महीने हैं। जून में भी डिपेंड करता है फर्स्ट वीक में होता है या लास्ट वीक में होता है या मिड में होता है। अगर मई में भी होता है तो भी अपने पास 2 से 2.5 महीने हैं। अपने पास टाइम है कि अपन क्या है कि अपना कंप्लीट जो है तैयारी कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से जो है जम करके अपन स्टडी करके और इस एग्जाम को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। देख लीजिए, इस एग्जाम को जब आप एक टेस्ट है, एक पेपर लगने वाला है, इस एग्जाम को जब आप क्लियर कर लेंगे तो लगते ही जो इसकी सैलरी है वो सैलरी देखते ही है ना जो आंखें चमक जाती है कि गवर्नमेंट जॉब भी है, साथ में जो है वो अच्छा पैकेज भी मिल रहा है ना। पैसे से भी अपन थोड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इधर, साथ में पावर भी मिल रही है ना बच्चों। तो एक बार की पढ़ाई है, एक बार को अपन को क्या है ना तरीके से पढ़ना होगा, जी जान लगानी है। 3-4 महीने हैं जो तरीके से पढ़ना है और इस एग्जाम में जो है सिलेक्शन लेना है। तो नेक्स्ट इंजीनियर का जो एप्लीकेशन है जब आप उस पर जाएंगे, और कुछ है नहीं इसमें बताने लायक, यही था। और हाँ, एक बहुत मेन जो बात थी वो बता देती हूँ मैं आपको। ये वाला फॉर्म सिर्फ वही स्टूडेंट भर सकते हैं जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल हैं, ठीक है। जो वहां के लोग हैं, जहां का उनको महाराष्ट्र का जिनका डोमिसाइल है वही स्टूडेंट है जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर उनके पास वहां का जो डोमिसाइल का जो है वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है इसको, है ना, कि आप जहां पे रहते हो वहां का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो है आपके पास में तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस बात का अपन को ध्यान रखना है। और मैं बात कर रही थी कि नेक्स्ट इंजीनियर की एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए हमारे पास क्या है। तो इस
ब्रांच इस जो एग्जाम से रिलेटेड आपको पूरा जो सिलेबस कवर करवाया गया है, पूरा एक आपको कोर्स मिल जाएगा, इसमें सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो आप जाकर के नेक्स्ट इंजीनियर की एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कीजिए, वहां जाकर के महाट्रांसको की जो एई की जो मतलब जो वैकेंसी है उसके लिए कोर्स बनाया हुआ है, उसमें वहां जाकर के सर्च करिए और एक बार जाकर के वहां पे डेमो क्लासेस वगैरह चेक कर लीजिए और उस जो बैच है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना पढ़ाई जो है वो जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। ठीक है, तो ये सारा कुछ है, ये आपको पढ़ना है इस तरीके से। देखिए आपको इस तरह का ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये भी आपको भरना रहेगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन के बाद नंबर ऑफ वैकेंसी, कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी वैकेंसी है, देन उसके बाद में अपन ने क्वालिफिकेशन देख ली, क्वालिफिकेशन के बाद एज देख ली, एज लिमिट क्या रहेगी, उसके एज लिमिट देखने के बाद में हम लोगों ने जो प्रोसीजर है इनका एग्जाम का वो देख लिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो देख चुके हैं, कौन कौन इसमें जो है वो एलिजिबल है, यानी कि जो डोमिसाइल कहाँ का होना जरूरी है किसी के पास में, और सब्जेक्ट जो सिलेबस देखा उसमें भी जो है एक लैंग्वेज है, आपकी लैंग्वेज का पेपर है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लैंग्वेज के भी हैं। ठीक है, उस पर भी अपन को गौर करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ऑल ओवर सब कुछ कवर करवा चुकी हूँ, अपन ने इसकी सैलरी के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ, तो आप इस पे ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करिए और आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है सिविल वाले बच्चे, शबाना बाई सिविल बाई शबाना करके है टेलीग्राम चैनल को, उसको फॉलो कर लीजिए, उस पर अपन जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और जो भी नोटिफिकेशन मतलब रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहती है उस पर, अगर कोई नई वैकेंसी आने वाली है या फिर कुछ भी कोई भी अपडेट रहती है जो उस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये बेस्ट लगा होगा और ऑल दी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।